नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीडी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 17 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज है संडे को हम फंडे बनाते हुए करेंगे बहुत सारा पढ़ाई। एंड आज का जो करंट अफेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो ये जो लेक्चर है आपका ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। इस लेक्चर में हम करते हैं सबसे पहले क्विक रिवीजन एंड करेंगे हम टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आज से रिलेटेड जितने भी हो सकते थे। एंड लास्ट में डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड आज का। एंड ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जो आज का सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ओके एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ओके एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जल्दी से जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। तो इसी विचार के साथ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन एंड करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल का है ये क्विक रिवीजन, जल्दी से कर लेते हैं। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व पवन दिवस के रूप में। वहीं सेकंड है, भारत में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो अब तक भारत ने इसमें 7 पदक जीत लिए हैं जो कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें। वहीं थर्ड क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहां गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो लंदन का है ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि शक्तिकांत दास जी को मिला है, जो कि प्रेजेंट टाइम के हमारे आरबीआई के गवर्नर है। ओके एंड फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये ढाका में किया गया है, यानी कि बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहां पर अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कर रहा है कौन? विश्व बैंक। फिफ्थ है, किस राज्य का निवाड़ी जिला देश जो है दूसरा हर घर जल जिला बन चुका है? तो मध्य प्रदेश जो है अभी हाल ही में दूसरा हर घर जल जिला बन गया है, निवाड़ी जिला। ठीक है एंड सेवंथ है, G20 इकोनॉमिक्स वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो अभी हाल ही में पुणे में संपन्न हुई है ये। एंड बात करेंगे नेक्स्ट जो कि सेवंथ है, NHPC के नए डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तम लाल जी हैं, उत्तम लाल, इन्हीं को अभी NHPC के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। एंड नेक्स्ट 8, हुंडई के एक्स्टर ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? तो हार्दिक पांड्या को अभी अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया है हुंडई ने एक्स्टर के लिए। नाइन्थ है, किसे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नितिन अग्रवाल जी को बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। एंड लास्ट है, कौन सा देश जो है पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? तो भारत जो है अभी फ्रांस में अभी AIAF में भाग ले रहा है। तो यहाँ किया हमने जल्दी से क्विक रिवीजन एंड अब स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। जैसे कि आज है 18 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो कहीं देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक संप्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन वाज इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक संप्रेषण दिवस मनाया गया है। तो ये किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 16 जून को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो हम सभी क्या मनाते हैं? 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक संप्रेषण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ लिया जाए एक बार। हर साल संयुक्त राष्ट्र जो है वो 16 जून को ही अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक संप्रेषण दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन जो है विदेश में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक संप्रेषण दिवस कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत 2015 से ही की जाती है। यह दिन जो है सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में प्रवासी की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने और प्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे की 2023 की थीम की बात करें तो थीम है डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन।
ये इस साल की थीम रखी गई है, तो थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, डे एंड थीम। अब बात कर लेते हैं कि संप्रेषण क्या है, व्हाट इज डिस्पैच। तो डिस्पैच क्या होता है? संप्रेषण वह धन है जो किसी अन्य पार्टी, सामान्यतः एक दूसरे से दूसरे देश को भेजा जाता है। प्रेषक जो होता है आमतौर पर एक आप्रवासी होता है और प्राप्तकर्ता एक समुदाय परिवार से संबंधित होता है, जो दूसरे शब्दों में बोले रेमिटेंस या संप्रेषण का आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन तथा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय परिवार को जाने वाली जो आय होती है, उसी को ही हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे जो संप्रेषण जो है, भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। तो विश्व में प्रेषित धन और रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? तो हमारा प्यारा भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला है। ठीक है, डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ है जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है? वेयर इज द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी विच हैज बीन रीनेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो अभी हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया है, जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी नई दिल्ली में है ये। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो यही है वो बिल्डिंग जिसका नाम पहले क्या था? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जिसका नाम बदल के रख दिया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। सो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात की जाएगी तो नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी यानी NMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। तो अब जान लेते हैं नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय के बारे में कि अबाउट नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बारे में कि क्या है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की याद में इसे बनाया गया था। वहीं यह संस्कृत मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास यानी 3 मूर्ति हाउस में स्थित है। डिजाइन और विकसित किया गया इसमें एक समृद्ध पांडुलिपि खंड भी है। इसके चारों प्रमुख घटक की बात करें तो एक स्मारक संग्रहालय है इसके अंदर, और आधुनिक भारत का एक पुस्तकालय, समकालीन अध्ययन केंद्र और नेहरू तारा मंडल भी है। वहीं यह एक विशेष पुस्तकालय है जिसे उपनिवेशक और उत्तर उपनिवेशिक भारत का एक विशेष अनुसंधान और संदर्भ केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। अब जान लेते हैं नेम चेंज इन 2023 की 2023 में और कितने प्लेसेस के नाम बदले गए हैं। तो बात करेंगे, पहला है अहमदानगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। वही मुगल गार्डन जहां हुआ करता था पहले नाम, अब उसका नाम अमृत उद्यान है। मुंडेरा बाजार का भी नाम बदलकर गोरखपुर चोरी चेरा नाम कर दिया गया है। तो ये वो नाम थे जो 2023 में बदले गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में यूके ने जैन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो रिसेंटली यूके हैज अपॉइंटेड जैन मैरियट एज द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अभी पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है जैन मैरियट को। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है जैन मैरियट, जो कि है यूके की है। इन्हीं को ही अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान में फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर के रूप में। एंड डिस्कस करते हैं इसी के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की। तो यूनाइटेड किंगडम ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है, जिसे वह इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी है। इससे पहले वहां डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की जगह लेंगी, जिन्होंने दिसंबर 2019 में पाकिस्तान में ब्रिटिश दूत का पदभार संभाला था। अब समझ लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में जो बेसिक है। पाकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो इस्लामाबाद है, और यहाँ के अध्यक्ष की बात किया जाए यानी चेयरमैन कौन है तो आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ है। सीनेट के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट कौन है तो
संजरानी है। तो ये सभी बातों को याद रखिएगा, एक बेसिक होता है। एंड अब डिस्कस करेंगे हम लोग यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड। तो यह उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसमें 4 देश शामिल है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम कब बनता है, जब इसमें इंग्लैंड शामिल हो, इसके साथ स्कॉटलैंड शामिल हो, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। अगर ये जब चारों एक साथ मिल जाते हैं तभी हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो है कब बनेगा, जब इंग्लैंड होगा, स्कॉटलैंड होगा, वेल्स होगा और उत्तरी आयरलैंड होगा। तो याद रखिएगा, ये बेसिक है। एंड अब बात करते हैं कैपिटल की। तो यूके की कैपिटल क्या होगी, लंदन। प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक जी हैं। और सम्राट यानी एम्परियर कौन है, तो चार्ल्स तृतीय है यानी चार्ल्स थर्ड है। तो ये बेसिक बातें थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डाउट लेके मत जाइएगा। ओके, एंड डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर है नाहिदा खान जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर नाहिदा खान हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जो जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है नाहिदा खान, जो कि पाकिस्तान की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी पाकिस्तान। अब डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को। तो पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज है जिनका नाम है नाहिदा खान, ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय सभी क्रिकेटर्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ बोगरा बांग्लादेश में अपना वनडे डेब्यू करने के बाद 14 साल तक के सफर में इन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं नाहिदा की बात करें तो ये बलूचिस्तान से संबंधित है, जिन्होंने 120 अंतरराष्ट्रीय मैचों में राष्ट्रीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें से इन्होंने 2014 रन बनाए और 1 विकेट लिया है। ये इनके पूरे करियर का यहाँ पे पूरा डेटा है। और एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, नाहिदा खान के नाम। इन्होंने 2018 में दबुला में श्रीलंका पर पाकिस्तान की 94 रन की जीत में 4 कैच लपके थे। इन्होंने इनकी बात करें तो 3 50 ओवर में विश्व कप यानी 2013, 2017, 2022 में 4 T20 विश्व कप खेले हैं। इन्होंने 2012, 2014, 2016 और 2018 का पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। तो याद रखिएगा नाहिदा खान के बारे में, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। इन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5th है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु करेक्ट ऑप्शन है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु को जो है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है, इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को जरा समझ लिया जाए एक बार। तो शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना जो है अपने 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है। और ये पुरस्कार जो है लंदन में स्थित एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है, जो कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह पहली बार है कि जब भारत के किसी भवन या संरचना को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और तेलंगाना के सभी 5 नामांकित संरचनाओं को मान्यता मिली है। तो ये भारत के लिए पहली बार है जो कि ये उपलब्धि मिली है, किसे, तेलंगाना राज्य को। तेलंगाना से जो चयनित इमारतें हैं उनकी बात करें कौन कौन से है। तो फर्स्ट है मोजम शाही मार्केट, एंड फिर सेकंड आता है दुर्गम चेरू केबल ब्रिज, थर्ड है BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन, जो कि सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया है और कार्यालय और कार्यक्षेत्र भवन श्रेणी है। वहीं फोर्थ की बात करें तो तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल है, जो कि अद्वितीय कार्यालय श्रेणी के लिए इसे ये अवार्ड दिया जा रहा है। वहीं यादरी मंदिर जो है उसे भी उसकी उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें इन इमारतों को ये दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये 5 है, तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। एंड अब डिस्कस करते हैं हम लोग ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या है। तो 1994 में जब लंदन में स्थापित ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन को एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन जो विश्व स्तर पर पर्यावरणीय
प्रथाओं को स्वीकार करने और उन्हें पुरस्कृत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 2016 की बात करें तो वे लंदन ब्रिटेन में वार्षिक ग्रीन एप्पल अवार्ड का आयोजन किया गया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य केवल यही है कि व्यवसाय, स्थानीय अधिकारियों और समुदाय को पहचान मिले और उसकी सराहना की जाए कि वहां का पर्यावरण जो है स्थिति में उत्कृष्ट प्रयासों का प्रदर्शन करें। ठीक है, इन पुरस्कारों में एक श्रेणी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ग्रीन एप्पल अवार्ड्स, जो कि विशेष रूप से उन इमारतों को सम्मानित करती है जिनका अन्य मानदंडों के साथ परिवेश पर सकारात्मक और दृष्टिगत रूप से आकर्षक प्रभाव पड़ता है। ग्रीन एप्पल अवार्ड्स पर्यावरण रूप से जिम्मेदार निर्माण डिजाइन प्रथाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए उन्हीं को ही ये अवार्ड दिया जाता है जो कि पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है और उनकी डिजाइन जो है सबसे अलग होते हैं। तो इसलिए ग्रीन अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ग्रीन एप्पल अवार्ड। तो याद रखिएगा इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। एंड अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है। हाल ही में कहा कि मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की बात की है कि अब जो है हम जेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुधार गृह बोलेंगे। तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच जेल्स हैज चेंज द नेम ऑफ द रिफॉर्म हाउस। तो जेल ना बोल के क्या बोला जाएगा, अब रिफॉर्म हाउस बोला जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सुधार गृह। सो डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन। जेलों को अब सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा, ये बात कही गई है सीएम योगी आदित्यनाथ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आधिकारिक आदेश जारी करके ये कहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जिलों को अब सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नया कारागृह अधिनियम तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं कि अब जो है प्रिपेयर करना है उन्हें न्यू प्रिजन एक्ट। ये बात कही गई है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। एंड अब डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन। हाल ही में ग्लेंडा जैक्सन का निधन हुआ है, वह कौन थी? Who has the recently passed away ग्लेंडा जैक्सन। तो जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है ग्लेंडा, जो कि एक अभिनेत्री थी, एक्टर थी, जिनका अभी हाल ही में 87 ईयर की एज में इनका अभी निधन हो गया है। सो डिस्कस करते हैं इन्हीं के बारे में, इनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो यूके की पॉलिटिशियन और 2 बार की ऑस्कर अवार्ड जो है विजेता है, जिनका नाम है ग्लेंडा जैक्सन, जिनकी 87 ईयर की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अपने करियर में 2 बार एकेडमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। वह शानदार एक्ट्रेस मानी जाती थी यूके की। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स में भी खूब नाम कमाया है। इन्हें ब्रिटिश लॉ मेकर के तौर पर भी ये खूब फेमस थी। तो याद रखिएगा अभी इन्हीं के बारे में, ग्लेंडा जैक्सन, जिनकी अभी 87 ईयर की एज में अभी इनकी डेथ हो गई है, जो कि एक एक्ट्रेस थी पहले, लेकिन ये बाद में फेमस हो गई है पॉलिटिशियन से। ठीक है, जो कि ये ब्रिटिश लॉ मेकर के तौर पर। ओके, एंड डिस्कस करते हैं 8th क्वेश्चन। हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेल्थ सेक्रेटरी। तो न्यू हेल्थ सेक्रेटरी चुने गए हैं, जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है सुधांशु पंत। तो सुधांशु पंत जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सुधांशु पंत जो है न्यू हेल्थ सेक्रेटरी बने हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो बात करें अगर सुधांशु पंत की, तो ये एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें एक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में नामांकित कर लिया है। तो न्यू यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए हैं सुधांशु पंत को, जो कि राजस्थान के कैडर में 1991 बैच के एक आईएएस ऑफिसर है। वर्तमान में बात करें तो ये बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग परिवर्तन के सचिवालय है। इन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार बताया गया है कि 31 जुलाई को राजेश भूषण, जो कि अभी तक बने हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, जो कि 31 जुलाई को अपने पद से ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायरमेंट मिलने वाला है। उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के रूप में सुधांशु पंत जो है अपने कार्यभार को संभालने लगेंगे। ओके, एंड डिस्कस करते हैं 9th क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में एशिया कप 2023 जो है कहाँ खेला जाएगा? वेयर विल द एशिया कप 2023 बी प्लेड रिसेंटली। तो एशिया कप का आयोजन जो है कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है श्रीलंका, पाकिस्तान, यानी दोनों में खेला जाएगा, दोनों कंट्री में ये आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी।
तो याद रखिएगा पाकिस्तान और श्रीलंका में दोनों जगह पे एशिया कप का आयोजन होने वाला है। तो आप में से मुझे कितने लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को क्रिकेट मैच देखना पसंद है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। ओके, अब बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो एशिया कप 2023 का जो आयोजन है पाकिस्तान में 31 अगस्त से 27 सितंबर तक होने वाला है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो 50 ओवर का एक दिवसीय टूर्नामेंट होगा, जिसमें सभी अंतरराष्ट्रीय मैच जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्थानों पर खेला जाने वाला है। 2023 में संस्करण में 2 समूह होंगे, यानी ए एंड बी ग्रुप होगा। प्रत्येक समूह में 2 टीम सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई करेगी। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका 2023 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेजबान कंट्री है दोनों। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है सचिव जय शाह, ने पुष्टि की है कि भारत और पाकिस्तान जो है वनडे एशिया कप 2023 के लिए एक ही ग्रुप में है। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे मैन ओडीआई एशिया कप 2023, यानी ग्रुप ए है यहाँ पे एंड ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है और नेपाल है। तो ये तीनों जो है पड़ोसी देश है और तीनों के तीनों ग्रुप ए में है। वहीं श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, तो ये ग्रुप बी में है। तो ये ए ग्रुप और बी ग्रुप का होने वाला है यहाँ पे मेंस ओडीआई एशिया कप, जो कि कहाँ होगा? याद रखिएगा पाकिस्तान और श्रीलंका। ओके, डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में कौन सा राज्य है राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो विच स्टेट विल एंड द एंटी कन्वर्जन लॉ रिसेंटली? तो अभी हाल ही में कर्नाटक करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। कर्नाटक जो है उसने राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने की बात की है। तो इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। तो कानून एवं संसदीय मामले के मंत्री हैं, जिनका नाम है एच.के. पाटिल। इन्होंने कहा है कि कैबिनेट के बैठक के बाद कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा की जाएगी। 2022 में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को रद्द करने का फैसला किया था। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून है, जो कि 2022 में कांग्रेस के विरोध के बावजूद जो है बीजेपी सरकार ने इसे लागू कर दिया। इस कानून के तहत बात करें तो एक धर्म को दूसरे धर्म में जबरन किसी भी प्रभाव या फिर बहकावे में धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी मान लिया जाएगा। इसके तहत 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है इस कानून में। वही बात की गई है इस कानून के तहत अगर धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर ये पूरा समूह है तो समूह के तौर पर धर्म परिवर्तन की बात की गई होगी कहीं भी, तो 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, कैद होगी उन्हें, और 1 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया है कि कोई भी शादी जो धर्म परिवर्तन के इरादे से की गई है उसकी फैमिली द्वारा कोर्ट द्वारा अवैध माना जाएगा और ये गैर जमानती अपराध होंगे। तो इस बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को जरूर याद रखिएगा। एंड डिस्कस कर लेते हैं आज का वर्ड, जो कि है पेरिक विक्ट्री। पेरिक विक्ट्री का मतलब होता है वो विक्ट्री जो कि विजय तो हुई है लेकिन विनाशकारी, जिससे विजय तो प्राप्त कर ली लेकिन उससे जिसे भी ये विजेता हुआ है उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो याद रखिएगा नाशकारी विजय यानी पेरिक विक्ट्री का मीनिंग। ओके, एंड आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको इसके ऊपर डे ऑफ द वर्ड है एंड इसी को आपको सेंटेंस बनाना होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। एंड आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओके।